247। आप सभी का हमारे चैनल प्रोवेस 247 अभिनंदन है। एंड पहले तो प्रोवेस का मीनिंग क्या होता है? प्रोवेस का मीनिंग होता है कौशल, और 247 का मतलब होता है 24 घंटे 7 दिन। अब ये कहेंगे सर 24 घंटे 7 दिन तो अब रह नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो मेरा वर्किंग है उसी हिसाब से चल रहा है अब जैसे, ठीक है ना। तो क्योंकि लॉकडाउन में सारा मेरा उधर ही पड़ा हुआ है, तो मैं पूरी कोशिश मेरी यही है, शायद मे भी मैं जुलाई से लाइव आना स्टार्ट हो जाऊँ, ठीक है ना। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस ये करने जा रहे हैं कि जो एनटीपीसी के एग्ज़ाम में, सीटेट के एग्ज़ाम में, यूपी टेट के एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में, और जहाँ तक कि बीएड के एग्ज़ाम में भी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में, तो उससे रिलेटेड फिजिक्स के क्वेश्चन हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। और ये काफ़ी मतलब ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपने बेसिक क्वेश्चन आपने पढ़े भी होंगे, तो वो क्वेश्चन अगर आप एक बार देख भी लेंगे तो होगा क्या कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आज जो क्वेश्चन है वो 65 क्वेश्चन है, 65 क्वेश्चन है, और अब तक मैंने जो क्वेश्चन बताए तो एक या दो क्वेश्चन में भी 100% श्योर है फंसने के चांसेस रहेंगे, ठीक है ना। बस आप हर क्वेश्चन को देखें, ढंग से देखें, और अच्छे तरीके से समझें उसको, क्या बोल मेरी बात पे जो मेरी जो कान में ईयरफोन लगा के उसको सुने भी कि सर बोल क्या रहे हैं, ऐसा क्यों है, रीज़न क्या है। अब बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगा, हर चीज़ बताऊंगा। पहले चैप्टर वहाँ से स्टार्ट करूंगा, मूल मात्रक क्या होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, सदिश राशियाँ क्या होती हैं, अदिश राशि क्या होते हैं, स्केलर वेक्टर, आपको ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा भी। लेकिन अभी एनटीपीसी के एग्जाम को देखते हुए, रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम को देखते हुए, सीटेट यूपीटेट के एग्जाम को देखते हुए, तो मैं वो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अच्छा डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या है कि हाँ, लेकिन इससे पहले आप फिजिक्स की 3 वीडियो पड़ी हुई हैं, अपलोड हैं, उसको वॉच करिए, और इसका जो लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन आप समझते होंगे, लिखा होगा फिजिक्स पार्ट 5 पार्ट 4 एंड बाय गौरव शर्मा सर। तो उस पर कॉर्नर में तीर का निशान बना होगा, उसको क्लिक कीजिएगा तो नीचे आपको उन तीनों पार्ट का लिंक मिल जाएगा, तो उनको भी वॉच करिए ढंग से, ठीक है ना। तो इस वीडियो में जो आपको हैं 65 क्वेश्चन अवेलेबल हैं, तो उन 65 क्वेश्चन को ढंग से वॉच करिएगा। तो अच्छा हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि सड़कों पर, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्राय पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में से निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन दे रखा है नियॉन, दूसरा ऑप्शन नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन सोडियम और चौथा ऑप्शन हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसमें जो आएगा हमारा आंसर जो होगा, जो रोशनी के लिए प्राय पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है, उन लैंपों में से निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है, वो आंसर हमारा है नियॉन। तो आंसर क्या होगा इसका? नियॉन हमारा आंसर है। तो कौन सा आंसर होगा इसका? नियॉन। क्योंकि सड़कों पर रोशनी के लिए होता क्या है कि जो जिसके अंदर मैक्सिमम जो तीव्रता होती है, तीव्रता के सोडियम लैंपों का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें नियॉन गैस का प्रयोग होता है। मतलब अधिकतम रोशनी चाहिए तो उसमें सोडियम लैंपों का प्रयोग किया जाता है, उसकी लाइटें अलग बनाई जाती हैं जिसमें नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है देखिए, एंड अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकृति में सशक्त बल है, प्रकृति में सशक्त बल क्या है? तो वो आंसर है, पहला ऑप्शन है विद्युत बल है, या दूसरा ऑप्शन नाभिकीय बल है, या तीसरा ऑप्शन गुरुत्व बल है, या चौथा ऑप्शन चुंबकीय बल है। देखो आपको 4 तरह के बल हैं, 4 तरह के बलों को परिभाषित किया गया है। विद्युत चुंबकीय, सशक्त बल, ठीक है, आपको पता होगा विद्युत चुंबकीय बल, सशक्त बल, सशक्त नाभिकीय, दुर्बल नाभिकीय, गुरुत्व बल। तो ये 4 तरह के बलों को बताया गया है। लेकिन जो सशक्त नाभिकीय बल जो होता है वो सभी बलों में एक सशक्त बल होता है। तो आपको पता होगा वो कौन कौन से बल होते हैं। एक तो होता है विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल एक ये होता है। दूसरा बल जो होता है वो ये होता है सशक्त नाभिकीय, लिखा हुआ है सशक्त नाभिकीय बल, ठीक है। तो 4 तरह के बल होते हैं, गुरुत्व बल होता है, ठीक है ना, और एक दुर्बल नाभिकीय बल होता है। तो जो सबसे सशक्त बल होता है वो सशक्त नाभिकीय बल होता है। कौन सा होता है? सशक्त नाभिकीय बल। तो सशक्त बल कौन सा होता है? वो होता है नाभिकीय बल,
और ये हमारा आंसर होगा। तो प्रकृति में सबसे सशक्त बल जो होता है वो नाभिकीय बल होता है। कौन सा बल होता है? नाभिकीय बल। ठीक है ना। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है, पहला ऑप्शन प्रकाश द्वारा, दूसरा ऑप्शन ऊष्मा द्वारा, तीसरा ऑप्शन ऑक्सीजन द्वारा, चौथा ऑप्शन उत्प्रेरक द्वारा। तो इसका आंसर जो होगा, प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है, वो किसके द्वारा शुरू की जाती है? प्रकाश द्वारा। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए इसका आंसर है। वो किसके द्वारा प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू जो की जाती है वो प्रकाश द्वारा शुरू की जाती है। अब देखो प्रकाश ऑक्सीकरण क्या होता है, प्रकाश ऊष्मा क्या होती है, तो ये आपको सब इसकी डेफिनेशन, हर डेफिनेशन आपको बताई जाएगी और हर किसी के न्यूमेरिकल भी बताए जाएंगे। ठीक है ना। न्यूमेरिकल बेस भी हम बात करेंगे आप लोगों से, लेकिन अभी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। एक बार देख लीजिएगा, होलोग्राम किसे कहते हैं? होलोग्राम है क्या? उसने बोला है होलोग्राम किसे कहते हैं। अच्छा, उसने बोला है कि पहला ऑप्शन कि आवृत्ति वितरण दर्शाने के आवृत्ति वितरण दर्शाने के लिए ग्राफी निरूपण या त्रिविमीय एमआरआई होती है। ठीक है ना। या एक त्रिविमीय छवि के पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफ रिकॉर्ड और एक द्रव क्रिस्टल प्रदर्शन। अच्छा, होलोग्राफी होती क्या है? ठीक है ना। होलोग्राफी, होलोग्राम लिख गया, या होलोग्राफी होगा। होलोग्राफी एक तकनीक, मतलब ये होती क्या, एक तकनीक ही है मैं ना। इसमें क्या होता है, किसी वस्तु से निकलने वाले प्रकाश को रिकॉर्ड कर लिया जाता है और उसके बाद में उसे पुनर्निर्मित किया जाता है। और होलोग्राम देखने में त्रिवियामी छवि प्रतीत होती है, किंतु यह मूल रूप से द्वियामी आकृति का ही होता है। ठीक है ना। तो होलोग्राफी एक तकनीक ही है जो किसी वस्तु से निकलने वाले प्रकाश को रिकॉर्ड कर बाद में उसे पुनर्निर्मित किया जाता है। और होलोग्राम में जब देखने पर उसकी जो छवि हमें त्रिवियामी, मतलब त्रियामी छवि दिखाई देने लग प्रतीत होती है, ऐसा लगता है कि त्रिवियामी छवि है, किंतु यह मूल रूप से द्वियामी आकृति का होता है। किस आकृति का होता है? द्वियामी आकृति का। तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो ये होगा, एक त्रिविमीय छवि के पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफ रिकॉर्ड कर लिया। तो सी इसका आंसर है। आंसर क्या होगा इसका? सी हमारा आंसर होगा। ठीक है ना। तो अच्छा, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परिदर्शी। परिदर्शी को हम पेरिस्कोप भी कहते हैं। पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? परिदर्शी एक होता क्या है? परिदर्शी एक प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा हम, जो प्रेक्षक होता है उसको छिपा रहकर भी हम अपने चारों ओर के वातावरण को देख सकता है। इसका उपयोग आपको पता होगा पनडुब्बी या जो सैनिक होते हैं युद्धपोत में जो छिप जाते हैं सैनिक, उनके द्वारा लक्ष्य को देखने और शत्रु की गतिविधियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। आपको पता होगा पेरिस्कोप किस लिए? एक प्रकाशिक यंत्र है। ठीक है ना। हम किसी व्यक्ति को देखना चाहते हैं उस पेरिस्कोप से, तो हम उससे उसको देख सकते हैं। आपको पता होगा ये वाली बात। तो ये किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। तो इसका आंसर होगा हमारा डी। तो आंसर कौन सा होगा? डी। ये किस सिद्धांत पर काम करता है? परावर्तन सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है ना। अच्छा, अगले क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाशीय फाइबर। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो उसने बोला है प्रकीर्णन या पूर्णांतरिक परावर्तन या अपवर्तन या व्यतिकरण। तो प्रकाशीय जो फाइबर होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और जो प्रकाशीय फाइबर होते हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। प्रकाशीय फाइबर कितने भागों में बांटा जाता है? एक तो होती है, पहला 3 भागों में बटा है प्रकाशीय जो होता है। पहला होता है कोर। क्या होता है? पहला 3 भागों में बांटा गया प्रकाशीय फाइबर को। ठीक है ना। तो पहला होता है कोर। ठीक है। जो दूसरा होता है वो आपका होता है क्लैडिंग। क्लैडिंग होती है। और तीसरा जो होता है वो आपका होता है कोटिंग। ठीक है। इसको 3 भागों में बांटा जाता है प्रकाशिक फाइबर को, कोर, क्लैडिंग और कोटिंग।
ठीक है ना। तो इस जो प्रकाशीय फाइबर हमेशा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है ना। अच्छा, अब अगले क्वेश्चन बात कर, उसको 3 भागों में बांटा जाता है, कोर, क्लैडिंग और कोटिंग। कई पूछ ले प्रकाशीय फाइबर को कितने भागों में बांटा जाता है, तो 3 भागों से मिलकर बना होता है प्रकाशीय फाइबर। कितने भागों से? 3 भागों से मिलकर बना होता है। उसके 3 पार्ट होते हैं, कोर, क्लैडिंग और कोटिंग, ठीक है ना। अच्छा, अगले क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्टिकल फाइबर का जो आविष्कार किया था वो आपका किया था नरिंदर कपानी ने, ठीक है। किसने किया था? नरिंदर कपानी ने, ये हमारा आंसर होगा। आपको पता होगा, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, प्रकाशीय फाइबर एक लचीली, मतलब लचीले टाइप का होता है, लचीला पारदर्शी बेलनाकार नलिकाएं हैं, जो होता है क्या, जो बेकार कांच होता है, मतलब इसे कहते हैं सिलिका की बनी होती है, और जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। किस सिद्धांत पर कार्य करती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। आपको पता होगा प्रकाशीय फाइबर, मैंने बताया था, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। जो बेकार कांच होता है, कांच को कहते हैं सिलिका की बनी होती हैं। ऑप्टिकल जो फाइबर एक बेलनाकार नलिकाएं होती हैं जो बेकार कांच की बनी होती हैं, कांच बोले तो सिलिका की बनी होती हैं, और ये जो है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। आपको शायद पता हो, वर्ष 1952 में भारत में एक जन्मे अमेरिकी थे भौतिकविद नरेंद्र सिंह कपानी। ये अमेरिकी थे, कौन थे? नरेंद्र कपानी कौन थे? नरेंद्र कपानी एक अमेरिकन थे, ठीक है। और कब इनका जन्म हुआ था? भारत में जन्मे थे 1952 में। नरेंद्र सिंह कपानी द्वारा किए गए प्रयोगों के फलस्वरूप ही ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार हुआ था, ठीक है। कौन से वर्ष में हुआ था भारत में? ये 1952 वर्ष में भारत में जन्मे अमेरिकी भौतिकविद नरेंद्र सिंह कपानी के द्वारा ही के फलस्वरूप ही ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार हुआ था। आपसे पूछ ले कि ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार भारत में कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में, ठीक है ना। वो नरेंद्र कपानी के द्वारा हुआ। तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। तो अच्छा, अगले क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फाइबर ऑप्टिक, देखो ये भी आगे वही बात हो गई ना, फाइबर ऑप्टिक पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही कार्य करता है। देखो आपको एक जैसे 3-4 क्वेश्चन मिल गए, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है, इसका आंसर होगा सी। किस पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन एयरफोर्स के एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है ना, और एसएससी के एग्जाम में भी पूछ लेता है, ठीक। अच्छा, अगले क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाशिक, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, प्रकाशिक तंतु का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? प्रकाशिक तंतु का प्रयोग निम्नलिखित में से किस के लिए किया जाता है? बुनाई के लिए, वाद्य यंत्र के लिए, आंख की शल्य क्रिया के लिए, या संचार सेवा के लिए? आपको बताओ, प्रकाशीय तंतु को इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ये कांच का होता है, और ये कांच या फिर आप प्लास्टिक में भी एक बना एक तंतु होता है, जिसकी लंबाई की दिशा में प्रकाश का संचरण हो सकता है, ठीक है। इस प्रक्रिया में प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और आजकल आप देखते होंगे इसका बहुत अधिक प्रयोग हो रहा है। लेकिन हम इसकी हेल्प से सिग्नल जो होते हैं ना, सिग्नलों को अधिक दूरी तक बिना परिवर्तित किए लिया जा सकता है, ठीक है ना। तो आप इसका आंसर क्या देंगे? संचार सेवा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा, सिग्नल वगैरह देखे होंगे लगे हुए, जो सिग्नल लगे हुए होते हैं को एक अधिक दूरी पर लगे होते हैं, और ये क्या करते हैं, बिना परिवर्तित किए ले जा सकता है इसको, मतलब बिना परिवर्तित किए लिया जा सकता है। तो प्रकाशीय तंतु को इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ये किसका बना होता है? कांच का भी हो सकता है या प्लास्टिक का भी हो सकता है, और इसकी जो लंबाई की दिशा होती है वो प्रकाश लंबाई की दिशा में प्रकाश का संचरण हो सकता है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो प्रकाशीय तंतु का प्रयोग निम्नलिखित में किसके लिए किया जाता है? संचार सेवा के लिए, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंतर्दर्शी एक ऐसा यंत्र है जो आमाशय के अल्सरों का
पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है और इसमें एक लंबी संकीर्ण नलिका होती है जिसके एक सिरे पर छोटा चमकीला बल्ब होता है जो आमाशय में मुंह द्वारा निविष्ट की जाती है। और इसका क्या अंतर्विष्ट है? तो इसका जो एंड आप ऑप्शन जो पहला ऑप्शन छोटा धारा वहन तार द्वारा, दूसरा ऑप्शन है संकीर्ण नलिका में पानी भरा होता है, या फिर प्रकाशिक फाइबर जिसे हम कहते हैं रेशा, एक ये हो सकता है, या संकीर्ण नलिका में कुछ रासायनिक घोल होते हैं। तो इसका आंसर हम क्या देंगे? इसका आपने देखा होगा जब चेकअप वगैरह करते हैं तो एनाटोमिस्ट जो देखा होगा अल्सरों को मैं पता लगाते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह देखा होगा अल्ट्रासाउंड होता है तो देखते हैं कि अल्सर है, कितने mm का अल्सर है, पता करते हैं कि नहीं करते। तो उसका पता हम किसके द्वारा लगाते हैं? प्रकाशिक फाइबर जो होती है, ठीक है ना, प्रकाशिक फाइबर। एंडोस्कोप, अंतर्दर्शी को इंग्लिश में कहते हैं एंडोस्कोप। एक लंबी नलका टाइप की होती है, नल की जो एक पाइप जैसा होता है वो, और प्रकाशिक फाइबर का होता है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर कार्य करता है। यही पूछ सकता है किस आधार पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर कार्य करता है। तो मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए, ठीक है ना। अच्छा, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो दिखाई देता है वो काला दिखाई देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, वो काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है, ठीक है। दिन में होता है क्या है कि दिन में जो वायुमंडल की धूल और गैस जो होती हैं के छोटे छोटे कण होते हैं, उनके द्वारा सूर्य के प्रकाशीय एक उनका भी क्रम होता है, वर्ण जिसे कहते हैं वर्ण क्रम में उपस्थित नीले रंग का प्रकीर्णन या फैलाव अन्य रंगों की तुलना में अधिक होता है। उसके बाद अगर हम देखें परिणाम स्वरूप, अगर हम बात करें, हमें आकाश नीला दिखाई देता है। लेकिन जब अंतरिक्ष यात्रा जब होती है तब अंतरिक्ष यात्री आकाश को जब देखते हैं तो अंतरिक्ष में वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण उन्हें आकाश काला दिखाई देता है। अगर यहां से देखें तो कैसा दिखाई देगा? नीले रंग के दिखाई देगा। लेकिन जब अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में जाके अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं, जब वायुमंडल में अनुपस्थिति की वजह से उन्हें आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीटेट के एग्जाम में बहुत अधिकतर पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं, आकाश किस कारण से नीला होता है? एक ये भी बात देखो, अभी बताया था आकाश किस कारण से नीला होता है। तो सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण, या सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या फिर वायुमंडल में, तीसरा ऑप्शन क्या है? वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंग दैर्ध्य का प्रकीर्णन, या चौथा है वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के दीर्घतर तरंग दैर्ध्य का प्रकीर्णन, ठीक है ना। तो ये होता क्या है? आकाश किस कारण नीला होता है? आपने देखा होगा कि जब सूर्य से आने वाले प्रकाश, जो सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है वो अनेक रंगों से मिला हुआ होता है, अनेक रंगों से युक्त होता है। इनमें से 7 रंगों को हमारी आंखें देख सकती हैं। कितने रंगों को? 7 रंगों को। और वो रंग कौन कौन से? जैसे मैं पहला बात करूं, एक तो होता है बैगनी रंग, मैंने बताया था बैनी आह पीनाला के नाम से अगर आप जाने तो। एक तो बैगनी हो गया, ठीक है। और बैगनी के बाद आपका नल हो गया आसमानी, हो गया बैनी आसमानी हो गया, ठीक है। या फिर नीला हो गया, तीसरा ऑप्शन क्या है? नीला हो गया, तो तीसरा ऑप्शन नहीं, सॉरी, तीसरा रंग। और चौथा रंग जो होता है वो हरा हो गया, पांचवा पीला हो गया, ठीक है। और छठा नारंगी हो गया, और 7वां लाल हो गया, ठीक है। तो हमें ये 7 रंग देख सकते हैं, बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इसके लिए याद करने का तरीका मैं आपको बता दूं, इसके लिए तरीका बता देता हूं। बैनी आहा पीनाला, देखो 20 बे से हो गया बैगनी, वे से क्या हो गया? बैगनी,
बे से क्या हो गया बैगनी, और ना से हो गया नीला, ठीक है। आ से हो गया आसमानी, हा से हो गया हरा, ठीक है। पी से हो गया पीला, और ना से हो गया नीला, सॉरी बैनी आहा पी नाला, बैगनी, नीला, आसमानी, 1 2 3 और 4 5, पीला हो गया, नीला हो गया, बैगनी हो गया, आसमानी हो गया, हरा हो गया, और ना से हो गया नारंगी, ठीक है, और ला से हो गया लाल। तो ये 7 रंग होते हैं, तो इसको नाम से याद कर लो, बैनी आह पी नाला। तो बा से बैगनी, ना से नीला, आ से आसमानी, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। तो हम ये 7 रंगों को देख सकते हैं जिसे हम बैनी आह पी नाला के नाम से जानते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में एक डिस्कस किया था, और बैगनी रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे कम होता है, और लाल रंग का सबसे अधिक होता है। तो ये आपको बात पता होनी चाहिए, बैगनी रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे कम होती है, और लाल रंग का सबसे अधिक होता है। होता है क्या कि जो सूर्य का जो प्रकाश का जो लाल जो होता है, लाल अंश जो होता है, जो बिना प्रकीर्णित हुए पृथ्वी तक पहुंच जाता है, पर नीला प्रकाश हवा में मौजूद जो गैस होती है हवा के अंदर, ठीक है, उसको छोटे छोटे कणों में प्रकीर्णित हो जाता है और बहुत देर तक हवा में ही रहता है। कौन सा? नीला प्रकाश, ठीक है। इसी प्रकीर्णन के कारण आकाश हमें नीला दिखाई देता है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। तो आकाश किस कारण से नीला होता है? तो आंसर हमारा क्या होगा? वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंग दैर्ध्य का प्रकीर्णन। तो आंसर क्या होगा हमारा? सी हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। तो 7 रंग हमें दिखाई देते हैं, ठीक है ना। तो बैनिया पीनाला के नाम से याद रखिएगा। अच्छा, अगले क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना किस पर आधारित है? तो मैंने अभी आपको बताया है, तो प्रकीर्णन के आधार पर। प्रकीर्णित मैंने बताया नहीं था आपको, तो किसके पर आधारित है? प्रकीर्णन के आधार पर। ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। मैंने आपको बताया था, नीले रंग का बताया था कि नीला रंग होता क्या है, क्योंकि जब नीला रंग जो होता है, जो नीला प्रकाश जो होता है, मैंने आपको बताया था, ये हवा में ही एक गैस जो होती है, गैस के जो छोटे छोटे कण में प्रकीर्णित हो जाता है, और बहुत देर तक ये हवा में ही बना रहता है, काफी देर तक। तो इसी प्रकीर्णन के कारण आकाश हमें नीला दिखाई देता है। तो ये एक क्वेश्चन मिल गया जो मैं अभी आप डिस्क्राइब किया था। तो इससे रिलेटेड हमें काफी क्वेश्चन मिलते रहते हैं, तो आप हमारी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है ना। अच्छा, अगले क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी पूछा गया है। देखिए इधर, इंद्रधनुष बनने का एक बहुत बड़ा कारण है। जब अगर मैं बात करूं उदाहरण लेकर के, कि जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है, तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बढ़ जाता है, ठीक है। और इसके वर्ण क्रम भी दे रखे हैं, मैंने बताया बैगनी वर्ण क्रम रंगों के, ठीक है। और श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं, और परिक्षेपण भी कहते हैं। तो वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? कि श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया वर्ण विक्षेपण कहलाती है। और इसके तरीके क्या हैं? अब देखो, कुछ लोगों को तो और भी तरीके याद करने के 7 रंग जो होते हैं। एक होता है विव योर, ठीक है ना। विव योर से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका भी मतलब, जैसे इसका क्रम अगर हमको याद करने हो, बैगनी हो गया, ठीक है ना, बैगनी, नीला, आसमानी, ठीक है ना। तो इस तरीके से 7 रंग होते हैं। या बैनिया पीनाला से याद कर लो, तो बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपना याद भी कर सकते हो। फिर क्या होता है? तो मैंने आपको बताया कि
बैगनी रंग का जो विक्षेपण होता है वो सबसे अधिक होता है और लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। तो मैंने आपको बताया कि वर्ण विक्षेपण क्या होता है कि श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण भी कहते हैं। ठीक है। और मैंने आपको बताया कि बैगनी रंग का जो विक्षेपण होता है, बैगनी रंग जो होता है उसका जो विक्षेपण होता है वो सबसे अधिक और लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। तो इसके आपने देखा होगा, ऐसे अगर मैं बात करूं कि जब वर्षा हो जाती है और वर्षा होने के तुरंत बाद ही जो बादल होते हैं में जल की बूंदें द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन होता है। तुरंत बाद, वर्षा होने के तुरंत बाद देखो बादलों में जो जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन होता है, जो कि प्रिज्म की भांति व्यवहार करती है, जिसमें प्रकाश परिक्षेपित होकर रंगों की एक पट्टी बनाता है जिसे वर्णक्रम स्पेक्ट्रम कहते हैं और इसी को इंद्रधनुष के नाम से जाना जाता है। तो मतलब वर्णक्रम स्पेक्ट्रम को ही इंद्रधनुष कहते हैं। ठीक है ना। तो हमारा जो आंसर होगा इसका क्या होगा, अपवर्तन और परिक्षेपण। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ये। तो अपवर्तन और परिक्षेपण दोनों बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं अभी आपको बताया, उदाहरण दिया कि जैसे वर्षा हो गई और वर्षा के ठीक बाद ही हम देखें जो बादलों में जल की जो बूंदें होती हैं, जल की बूंदों के द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन होता है, जो कि प्रिज्म की भांति व्यवहार करती है। ठीक है। जिस प्रकार परिक्षेपित होकर रंगों की एक पट्टी बन जाती है। देखा हो ना, बादलों में इंद्रधनुष बन जाता है, उस रंगों की पट्टी बन जाती है जिसे वर्णक्रम स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा बादलों में ऐसे 7 रंग बन गए, कहते हैं भैया इंद्रधनुष बन गया, तो इसे हम क्या कहते हैं, वर्णक्रम स्पेक्ट्रम कहते हैं। वर्णक्रम स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। ठीक है। तो इंद्रधनुष का नाम, दूसरा नाम क्या है, वर्णक्रम स्पेक्ट्रम। और इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, अपवर्तन और परिक्षेपण के कारण। ये हमारा आंसर है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष की रचना किससे होती है। अभी देखो बताया कि जल की बूंदों में से सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से होती है। बताया था इंद्रधनुष की रचना किससे होती है, तो आप आंसर क्या देंगे। अभी बताया था ना, अपवर्तन और परावर्तन, कि जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से होती है। यही हमारा आंसर है। देखो अभी मैंने आपको डिस्क्राइब किया था, तो मेरी हर बात को आप ध्यान से सुनिए और ध्यान से सुनने के बाद ही आप टिक करिए। आपको बहुत कुछ बोलता जाऊंगा। अब ये भी नहीं कि हर चीज़ का आपको मैं लिख के देता रहूँ कि इसकी बड़ा ये व्याख्या है, लेकिन मैं एक चैप्टर वाइज जब चैप्टर बताऊंगा तो आपको हर चीज़ समझाऊंगा, हर चीज़ बताऊंगा कि आयनन क्या होते हैं, ठीक है, और अवशोषण क्या होता है, ये सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है। लेकिन इतनी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पता होंगी। ठीक है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन बात करते हैं। इंद्रधनुष में होता है क्या, होता है इंद्रधनुष में। बस एक बात याद रखना, इंद्रधनुष की रचना किससे होती है, सूर्य के प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से होती है। किससे, किसके द्वारा, जल की बूंदों के द्वारा। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, जैसे वर्षा होने के तुरंत बाद ही देखो बादल में जल की बूंदों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से होती है। इंद्रधनुष में होता है कौन सा, हमें ये बताना है, गलत बताओ कौन सा है। हमें ये देखें, प्रकाश की ओर से इसके सबसे अंदर के रंग के रूप में बैगनी प्रकाश, बात ये भी सही है। दूसरा ऑप्शन की बात करें, पृथ्वी की ओर इसका वक्रता झुकाव, ये भी बात सही है। दोनों ही बात सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। आकाश की ओर सबसे बाएं रंग के रूप में लाल प्रकाश, बिल्कुल सही बात है। अगर हम बात करें कि पृथ्वी की ओर सबसे अंदर के रंग के रूप में लाल प्रकाश, सबसे अंदर, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, सबसे गलत बात कौन सी, गलत चिन्ह डी ऑप्शन है हमारा। डी कौन सा है, गलत है। ठीक है ना। तो ये हमारा, अब इसके अकॉर्डिंग देखें आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है ना। अरे आपने देखा होगा अधिकतर कि इंद्रधनुष में लाल रंग सबसे बाहर होता है। इंद्रधनुष में देखो, जैसे कि इंद्रधनुष बना हुआ है, ये इंद्रधनुष है, तो लाल रंग हमें सबसे बाहर दिखाई देगा, जो रेड कलर होता है सबसे बाहर दिखाई देता है। और बैगनी रंग, जो बैगनी रंग होगा, ब्रिंजल कलर का जो होता है, जो बैगनी रंग होता है वो सबसे भीतर होता है। पर जल में किरणों का 2 बार परावर्तन हो तो ऐसा भी इंद्रधनुष भी बनना संभव है
कि जिसमें वक्र का बाहरी वर्ण बैंगनी रहे और भीतरी लाल हो। ये कब? जब जल में किरणों का 2 बार परावर्तन हो जाए। तो जस्ट उल्टा हो जाता है, जैसे अब दिखाई दे रहा है आपको, हमें जो दिखाई देता है वो बाहर रेड और सबसे भीतर क्या होता है, बैंगनी रंग। लेकिन जस्ट अगर ये कह दे कि ऐसा भी होना संभव है कि वक्र का बाहरी वर्ण बैंगनी रहे, ये कब? पर जल में किरणों का 2 बार परावर्तन हो जाए। तो ऐसा भी हो सकता है कि बाहरी वर्ण बैंगनी हो जाए और भीतरी लाल हो जाए। इसे कहते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष। क्या कहते हैं इसको हम? द्वितीयक इंद्रधनुष भी कहते हैं। ठीक है ना। तो एक बात एक बार छोड़ दीजिएगा, आप सुनते रहिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। संक्रमण आयन किस में प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं? संक्रमण आयन किस में प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं? तो हम आंसर क्या देंगे? किस में प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं? तो आंसर हमारा जो होगा, परावनी क्षेत्र हो सकता है, क्या दृश्य क्षेत्र हो सकता है, सूक्ष्म तरंग क्षेत्र हो सकता है, या डी में दे रखा है अवरक्त क्षेत्र हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? दृश्य क्षेत्र हो सकता है। क्या होगा? क्योंकि दृश्य प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। किसको? दृश्य प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा होता है? बड़ा इजी क्वेश्चन है। दूर वाली वस्तुओं को देखने के लिए कौन सा उपकरण उपस्थित होता है, जिसे हम कहते हैं पार्थिव दूरदर्शक। हमारा आंसर क्या होगा? पार्थिव दूरदर्शक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टेरिस्ट्रालियल टेलीस्कोप। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? TERRES टेरिस्ट्रायल टेलीस्कोप। ठीक है ना। तो पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा? पार्थिव दूरदर्शक, टेरिस्ट्रायल टेलीस्कोप। क्योंकि होता है क्या है, दूरदर्शियों में वस्तु का सीधा प्रतिबिंब उत्पन्न करने के लिए एक इसमें एक और जो है उत्तल लेंस या प्रिज्म प्रणाली होती है। ठीक है ना। अच्छा, अगले क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट, श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? अरे बड़ा इजी क्वेश्चन है, वो प्रिज्म हो गया। याद रखना, श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वो प्रिज्म का किया, 7 रंगों में जो बांट देता है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? अब देखो बहुत सारी मदद मिल जाएगी इसमें। ठीक है, वो होता है स्पेक्ट्रोमीटर। क्या होता है वो? स्पेक्ट्रोमीटर। प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए हमें स्पेक्ट्रोमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? ठीक है, तो इसका कारण ये अपवर्तन। क्या है? अपवर्तन। देखिए होता है क्या है कि जब प्रकाश के अपवर्तन के कारण तरण ताल अपनी वास्तविक गहराई से कम गहरा हमें दिखाई देने लगता है, और तरण ताल के तल से आने वाली जो प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो सघन माध्यम से विरल माध्यम, सघन माध्यम बोले तो जल, किस सघन माध्यम किसको कहते हैं? जल। मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम, विरल माध्यम कहते हैं वायु की ओर जाने पर अपवर्तित होकर लंब से दूर हट जाती हैं। ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है ना। तो तरण ताल वास्तविक गहराई से कम दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? अपवर्तन। क्यों? क्योंकि तरल ताल के तल से आने वाली प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाने पर अपवर्तित होकर अपने लंब से दूर हट जाती हैं। ठीक है ना। तो इसी के कारण ही हमें तरण ताल वास्तविक गहराई से कम मतलब वास्तविक लंब गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, क्योंकि सघन माध्यम से विरल माध्यम, सघन माध्यम क्या होता है? जल, और विरल माध्यम क्या होता है? वायु। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी की टंकी
और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा मेरी बात को। पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण। पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण, इसका भी बड़ा कारण है। ऐसा होता क्यों है? यह भी एक अपवर्तन का कारण है। सेम एग्जाम्पल मिल गया अपवर्तन का, क्योंकि सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाने पर अपवर्तित होकर लंब से दूर हट जाती है। यही कारण है जिसे हम क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? अपवर्तन। डी हमारा आंसर होगा। और आपको पता होगा, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि प्रकाश का अपवर्तन जो होता है, रिफ्रैक्शन, प्रकाश के अपवर्तन को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं रिफ्रैक्शन। आपने फॉर्मूला ही पढ़ा होगा, आभासी गहराई। मैं आपको बता दूं, बात सोच रहा नहीं बताऊं। आभासीय गहराई बराबर होता क्या है? वास्तविक गहराई। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाए, अपॉन अपवर्तनांक। अपवर्तनांक ठीक है ना? तो वास्तविक गहराई बराबर होता है वास्तविक गहराई अपॉन अपवर्तनांक। एक बार फिर से लिख देता हूं, एंड आभासी गहराई बराबर क्या होता है? वास्तविक गहराई ठीक है ना, अपॉन अपवर्तनांक। अपवर्तनांक ठीक है। अपवर्तनांक को इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ठीक है। इसको अपवर्तनांक को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, और प्रकाश के अपवर्तन को कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो आभासी गहराई बराबर होता है वास्तविक गहराई अपॉन अपवर्तनांक। कभी इससे छोटा मोटा क्वेश्चन मिल जाए जिससे कि आप सॉल्व कर सकें, तो आपको बस समझ में आ गया होगा, पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने के कारण क्या होता है? अपवर्तनांक, सॉरी अपवर्तन। ठीक है। आभासी गहराई कैसे निकालते हैं? वास्तविक गहराई अपॉन अपवर्तनांक, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है ना? अच्छा, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, निम्न में से क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? क्या दे रखा है? निम्न में से क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? वो किस कारण नहीं है? पहला देखते हैं, सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। यही सही बात है, अपवर्तन का परिणाम नहीं है, यही हमारा आंसर है कि सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। आपने देखा होगा, उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है। जब उगेगा तब लाल सा दिखाई देगा, जब डूबेगा तो लाल दिखाई देगा। क्यों ऐसा होता क्यों है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, और यही बात है कि प्रकाश के वायुमंडल का अपवर्तनांक का यही परिणाम है। ठीक है ना? तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है ना? अब एक बात करें, तरल में भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? ठीक है ना? इसका आंसर दीजिए, क्या हो सकता है? तो ये क्या है? एक आपने ये भी अपवर्तन का कारण है। किस कारण है? अपवर्तन कारण। ठीक है। किस घटना के कारण होता है? ये अपवर्तन कारण, घटना के कारण होता है। ठीक है ना? तो अच्छा, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए इधर, लेंस किससे बनता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेट के एग्जाम में कई बार पूछा गया है, और जो टेट का हम एग्जाम की तैयारी कराते हैं तो उसमें भी ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है टेट के एग्जाम में कि लेंस किससे बनता है। तो जो लेंस बनता है वो फ्लिंट कांच से बनता है। ये फ्लिंट लिख गया गलती से, फ्लिंट कांच से बनता है, फ्लिंट कांच। ठीक है ना? ठीक है ना? फ्लिंट कांच। और दूसरा भी कांच कह सकते हैं, या फ्लिंट कांच हो गया, दूसरा भी कांच होता है एक, क्राउन कांच। क्राउन कांच या फ्लिंट कांच।
फ्लिंट कांच। ये दो होते हैं लेंस, दो तरह के कांच तो बन सकता है, क्राउन कांच एवं या फ्लिंट कांच का प्रयोग करके बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त और भी आजकल हम देखते हैं तो एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल, अगर हम आजकल देखें क्वार्ट्ज, और भी चीज़ें आजकल हम जो देख रहे हैं जो यूज़ हो रहा है आजकल, वो क्या हो रहा है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ठीक है ना, या एक एक्रिलिक, एक्रिलिक, एक्रिलिक प्लास्टिक, प्लास्टिक, ठीक है ना। तो आपको समझ में आओगे लेंस किससे बना होता है, फ्लिंट कांच, फ्लिंट कांच या क्राउन कांच का प्रयोग करके बनाते हैं। लेंस के निर्माण में क्रिंच कांच या फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त और भी हैं, एक तो होता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल या एक्रिलिक प्लास्टिक, इसका भी प्रयोग किया जा रहा है आजकल। क्वार्ट्ज क्रिस्टल और एक्रिलिक प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है। यही बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे पूछ ले कि आजकल लेंसों में क्या प्रयोग किया जा रहा है, तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल या फिर एक्रिलिक प्लास्टिक का भी बनाने में प्रयोग किया जाता है। अच्छा, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं दृष्टि के स्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है, तो सिनेमा के पीछे का सिद्धांत है। दृष्टि के स्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है, वो सिनेमा के पीछे का सिद्धांत है। आपने देखा होगा कि जो मस्तिष्क द्वारा रेटिना पर पड़ने वाले प्रकाश की संवेदना प्रकाश स्रोत या प्रतिरूपण के हटने के कुछ क्षण बाद तक रहती है, जिसे दृष्टि का स्थायित्व कहते हैं। यदि किसी क्रिया के विभिन्न पहलुओं के चित्रों को एक क्रम में तैयार किया जाए तो उन्हें एक द्रुत क्रम में देखा जाए तो आंखें चित्रों को जोड़ देती हैं, परिणाम स्वरूप चलते हुए प्रतिरूप का भ्रम होता है। इस कल्पना का प्रयोग चलचित्र या टेलीविजन में होता है, ठीक है ना। तो इतना बात याद रखना, दृष्टि के स्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है, वो सिनेमा के पीछे का सिद्धांत है, ठीक है ना। इतनी बात याद रखनी है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, मरीचिका क्या है, मरीचिका उदाहरण है का एक उदाहरण बताओ क्या है। मरीचिका है क्या, जिसे कहते हैं माइरेज, इंग्लिश में क्या कहते हैं, माइरेज, मरीचिका को। मरीचिका है क्या कि एक वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम है। इसमें क्या होता है कि प्रेक्षक अस्तुहीन जलाशय एवं दूरस्थ वस्तुओं के उल्टे या बड़े आकार के प्रतिबिंब तथा अनेक प्रकार के विरूपण देखता है। वस्तु और प्रेक्षक के बीच की दूरी कम होने पर प्रेक्षक का भ्रम दूर होता है। इस घटना की जो ये घटनाएं होती हैं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन एवं अपवर्तनांक के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। तो आपको पता होना चाहिए, प्रकाश के आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा, प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करती हैं, ठीक है। यही उदाहरण होगा इसका एक, ठीक है ना। अच्छा, अगले क्वेश्चन बात करते हैं, ग्रीष्म काल में मरीचिका किस परिघटना के कारण दिखाई देती हैं। ये बड़ा इजी है, अभी आपको बताया, मरीचिका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ग्रीष्म काल में मरीचिका किस परिघटना के कारण दिखाई देती है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये हमारा आंसर होगा बी, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अच्छा, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुना करिए। सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखना, किस प्रयोग के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया था, प्रकाश प्रकीर्णन। हमारा आंसर क्या होगा, सी। क्योंकि सर सीवी रमन को वर्ष 1930 में, कौन सी ईस्वी में, 1930 में, ठीक है ना, फिजिक्स में उन्होंने
प्रकाश प्रकीर्णन के प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? कौन सी सन में? 1930 में। कभी सन पूछ ले आपसे तो आप आंसर क्या देंगे? 1930 में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वाहनों के अग्र दीपों, मतलब आप जहां समझते हो ना, आगे वाली जो लाइट होती है हेडलाइट। कौन सी लाइट? हेडलाइट। तो आपने देखा होगा जो हेडलाइट होती हैं में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, मैं भी कभी देख रहा हूं काफी टाइम से। तो किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? वो होता है परवलयीय दर्पण। कौन सा होता है वो? परवलयीय दर्पण। परवलयीय अवतल दर्पण भी कहते हैं, अवतल दर्पण, परवलयीय अवतल दर्पण के नाम से भी कहते हैं इसको। परवलयीय अवतल दर्पण होता है, ये किसी दूर स्थित स्रोत से ऊर्जा को एकत्रित करके उसे एक उभयनिष्ठ नाभिकीय बिंदु तक लाने में प्रयोग किए जाते हैं। हेडलाइटों में प्रयुक्त परवलयीय अवतल दर्पण किसी स्रोत से आने वाली ऊर्जा को बाहर की ओर समांतर किरण पुंज के रूप में प्रक्षेपित कर देते हैं। बस इतना याद रखना है, परवलयीय अवतल दर्पण। ठीक है ना। अच्छा, आगे देखते हैं। कारों के हेड लैंप में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं? अरे कारों की बात करें हम तो ये परवलयीय अवतल दर्पण, ये भी इसका आंसर यही होगा। ठीक है ना। आंसर क्या होगा? परवलयीय अवतल दर्पण। ठीक है ना। कारों के हेड लैंप में किस प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं? वो परवलयीय अवतल दर्पण। आगे बात करें, वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य दर्पण होता है। ठीक है, तो किसका? उत्तल। आंसर क्या होगा? उत्तल। वाहन चालन हेतु, चालन समझते हो? चलाना, चालन हेतु पश्य दृश्य दर्पण होता है, वो उत्तल होता है। पश्य दृश्य दर्पण के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, मतलब पीछे वाली वस्तु को देखने के लिए, और उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक हो जाता है, जिससे वाहन चालक इस प्रकार के दर्पण से काफी बड़े क्षेत्र को देख पाता है। ठीक है ना। अच्छा, अगले क्वेश्चन बात करते हैं। दर्पण विशेष के सामने खड़े होने पर मनुष्य को अपना सिर और शरीर वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देता है। ये बात ही बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। ये टैट वगैरह के एग्जाम में, सी टैट के एग्जाम में पूछे जाने योग्य क्वेश्चन है कि जब दर्पण के सामने कोई व्यक्ति जब खड़ा होता है तो उसका सिर और शरीर वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देता है, जबकि टांगे वास्तविक आकार की दिखाई देती हैं। और दर्पण के अंशों की शेप कैसी होती है? ठीक है, तो वो क्या होता है इसमें? उत्तल एवं समतल। आंसर क्या होगा इसका? उत्तल एवं समतल। ठीक है ना, क्योंकि ठीक है ना, किसकी वजह से? उत्तल एवं समतल। ठीक है ना। अच्छा, अगले क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था। तो मैं आपको बता देता हूं कि प्रकाश का वेग सबसे पहले रोमर ने नापा था। ये रोगर नहीं है, गलत लिख गया यहां पे, इसको लिख लेना रोमर। किसने नापा था? रोमर ने, ROMAR। किसने नापा था? रोमर ने। ठीक है, इसका जो इनका नाम है पूरा ओले, मतलब सॉरी नाम है क्रिस्टेनसन। रोमर ने सर्वप्रथम सबसे पहले वर्ष 1676 में, मेरी बात को ध्यान रखना, जो आपके ओले क्रिस्टिशन रोमर, इसका पूरा नाम है इनका ओले क्रिस्टेनसन रोमर ने सबसे पहले 1676 में बृहस्पति ग्रह के उपग्रह की गति देखकर, कौन से ग्रह की? बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह की गति देखकर प्रकाश का वेग पता लगाया था उन्होंने। और जो प्रकाश का जो वेग होता है
वो 3 × 10⁸ होता है मीटर पर सेकंड। तो आप याद रखिएगा ना, पूरा नाम है ओले क्रिस्टेनसन रोमर। ओले क्रिस्टेनसन रोमर ने सबसे पहले 1676 में बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की, मेरी बात ध्यान सुनना, बृहस्पति ग्रहों के उपग्रहों की गति देखकर प्रकाश का वेग ज्ञात किया था और निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो ये पूछ सकता कौन सी सन में, तो 1676 में। किस ग्रह के उपग्रहों को, बृहस्पति ग्रहों के उपग्रहों को। और तो इसको देखकर मापा था प्रकाश का वेग, और प्रकाश का वेग जो होता है वो 3 × 10⁸ होता है। और प्रकाश का सबसे पहले वेग जो नापा था वो ओले क्रिस्टेनसन रोमर ने मापा था। ठीक है ना, तो आंसर क्या होगा, सी इसका रोमर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश का वेग कितना होता है। ये अभी बताया था मैंने आपको कि जो प्रकाश का वेग होता है वो 3 × 10⁸ होता है। ठीक है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। 3D फिल्में देखने के लिए उपयुक्त चश्मों में होता है, क्या होता है। ठीक है ना, जो आपने देखा होगा 3D फिल्में देखने के लिए उपयुक्त चश्मों में क्या होता है, पोलराइज्ड होता है। क्या होता है वो, पोलराइज्ड होता है। आपको पता होगा पहले क्या होता था, लाल हरे और लाल नीले रंग के चश्मों का प्रयोग 3D फिल्में देखने के लिए किया जाता था। लेकिन आजकल अगर हम देखें प्रेजेंट में पोलराइज्ड लेंसों तथा LCD चश्मों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, कैसे, 3D चश्मों को पोलराइज्ड लेंसों का प्रयोग किया जाता है 3D फिल्मों को देखने के लिए। आज वर्तमान में पोलराइज्ड लेंसों तथा LED चश्मों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं, समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है। अरे भाई, ठीक है, किस कारण से सुनहरी दिखाई देना, ध्रुवण की मतलब जो सुनहरी दिखाई देती है वो किस कारण से दिखाई देती है, ध्रुवण की वजह से। किसकी घटना है, ध्रुवण की घटना है। समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है, ध्रुवण की कारण की घटना है। ठीक, अच्छा अगली बात करते हैं, एशिया की विशालतम परावर्ती दूरबीन कहाँ है। अरे भाई बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो। वो जो है बड़ा ध्यान रखना, एशिया की विशालतम परावर्ती दूरबीन वो कवालूर में है। कहाँ है, कवालूर में है। ठीक है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, बेनू बापू ऑब्जर्वेटरी एक वैधशाला है। बेनू बापू ऑब्जर्वेटरी ठीक है, इसका मतलब है बेडू बापू वैधशाला, ऑब्जर्वेटरी कहते हैं वैधशाला। ठीक है ना, यह भारतीय तारा भौतिक संस्थान द्वारा परिचालित एक खगोलीय वैधशाला है जो तमिलनाडु के वेल्लोर जिले के कवालूर में स्थित है। ये कहां पर, तमिलनाडु के, लिख देता हूं यहां पे आपके लिए, तमिलनाडु के वेल्लोर, कौन सा, वेल्लोर एक जिला है तमिलनाडु में, वेल्लोर जिले के कवालूर में स्थित है। वेल्लोर क्या एक जिला है, के कवालूर में स्थित है। और इसी वैधशाला में बेडू बापी दूरबीन स्थित है जिसे एशिया की विशालतम परावर्ती दूरबीन होने का गौरव प्राप्त है। इस दूरबीन का व्यास, ये भी बात आपको याद रखनी है, इस दूरबीन का जो व्यास है वो 2.3 मीटर है। व्यास जो डायमीटर जिसे हम कहते हैं, कितने मीटर है, 2.3 मीटर है। इसका व्यास कितना है, डायमीटर 2.3 मीटर है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, तो बेडू बापू ऑब्जर्वेटरी
एक ये बेड़ूबा उत्तर बेटे मतलब एक वैधशाला है, जिसमें एक भौतिक संस्थान है एक तरीके से, और ये खगोलीय वैधशाला है जो तमिलनाडु के वेल्लोर जिले के कवालूर में स्थित है। इसी वैधशाला में बेड़ू बापू दूरबीन स्थित है, जो एशिया की विशालतम परावर्ती दूरबीन है। ठीक है ना। और दूरबीन का जो व्यास है वो 2.3 मीटर का है। कितने मीटर का है? 2.3 मीटर का है। तो आपको याद होना चाहिए, तमिलनाडु के कौन सा जिला? वेल्लोर जिले में एक कवालूर जगह पड़ती है, उसमें स्थित है। ठीक है ना। और कौन सी वैधशाला है? बेड़ू बापू गौशाला। अगले क्वेश्चन बात करते हैं। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देता है। ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण होता है व्यतिकरण। देखो थोड़ा ऑप्शन इधर उधर हो गए, तो इसका कारण क्या है? व्यतिकरण। ठीक है। ये जो बुलबुला होता है इसी व्यतिकरण के सिद्धांत पर आधारित है। जब श्वेत प्रकाश की किरणें साबुनों के बुलबुलों पर पड़ती हैं तो उनकी बाहरी और भीतरी दोनों सतहों से किरणें परावर्तित होकर प्रेक्षक की आंख की ओर लौटती हैं। तो दोनों सतहों से आंखों तक पहुंचने वाले प्रकाश के तरंग समूह की कलाओं में सूक्ष्म अंतर होने के कारण व्यतिकरण होता है, जिसके फलस्वरूप रंग दिखाई पड़ते हैं। तो किसके कारण दिखाई पड़ते हैं? व्यतिकरण के कारण। ठीक है ना भाई। देखो आप कभी झाग बना के देखो साबुन के आपने, और जैसे ही सफेद प्रकाश पड़ने लगता है तो उसमें कलर दिखाई देने लगता होगा, कभी देखना है। तो ये किसकी वजह से होता है? किस सिद्धांत पर आधारित है? व्यतिकरण के सिद्धांत पर। बरसात के दिन जल पर छोटी तेलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं। बरसात के दिन जल पर छोटी तेलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं। यह किस कारण होता है? यह किस कारण होता है? तो आपने एक बात देखी होगी, बरसात जब ये भी एक व्यतिकरण की घटना है, इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। किसकी घटना है? व्यतिकरण की। किस कारण होते हैं? ये भी व्यतिकरण के कारण होते हैं। चमकीले दिखाई देते हैं किसके कारण? व्यतिकरण के कारण। ठीक है ना। याद रखना, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक। अच्छा आगे क्वेश्चन बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकाशिक घटना के कारण हीरे जगमगाते हैं और आकर्षक होते हैं? अरे भाई ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपके लिए। तो ये किस कारण होता है चमकीले और आकर्षक दिखाई देते हैं? तो ये होता है एक आंतरिक परावर्तन, बहुलित आंतरिक परावर्तन ही होता है एक तरीके का। देखिए आपको बताऊं, एक हीरा जो होता है, डायमंड जो होता है, जो एक प्राकृतिक अवस्था में पूर्णतः पारदर्शक होता है। ठीक है। और ये आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का प्रकाश परावर्तन प्राप्त किया जा सके इसके लिए प्राप्त होता है इसमें। ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा, तो बहुल आंतरिक परावर्तन के कारण ही जगमगाते और आकर्षित होते हैं। ठीक है। प्रकाश तरंग है। कैसे प्रकाश तरंग है? क्या है? ठीक है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। कौन सा है? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ठीक है ना। जिसकी तरंग दैर्घ्य दृश्य सीमा के भीतर होती है। प्रकाश दोहरी प्रकृति के होते हैं, तरंग या कण। प्रकाश दो तरह की प्रकृति के होते हैं, तरंग या कण। तरंग प्रकृति में प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, तरंग प्रकृति से प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण आदि को बताता है। जबकि कण प्रकृति से प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्वांटम प्रभाव को बताता है। तो प्रकाश का मूल कण फोटोन होता है। ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, प्रकाश जो होता है वो दो तरह का होता है। मैं आपको बता दूं, प्रकाश होता है दो तरह का। कौन कौन सा? तरंग और एक कण। तो आप तरंग में बात सुनिएगा। तरंग प्रकृति से प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन और व्यतिकरण
ठीक है, कण की बात करें, कण जो होता है, कण प्रकृति से प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ठीक है, कॉम्पटन प्रभाव को बताता है, कॉम्पटन प्रभाव को बताता है। प्रकाश का मूल कण, जो मूल कण होता है प्रकाश का, वो फोटोन होता है। क्या होता है? फोटोन। ठीक है ना। तो यार ध्यान रखना, विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश तरंगे क्या है? विद्युत चुंबकीय है। ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, प्रकाश जो होते हैं वो दोहरी प्रकृति के होते हैं। तरंग या कण, तरंग जो होता है वो अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण को बताता है, और कण जो होता है प्रकाश वैद्युतीय प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव को बताता है, कॉम्पटन प्रभाव। ठीक है ना। ओके। तो प्रकाश तरंग है, वैद्युत चुंबकीय तरंग है। अगले क्वेश्चन बात करते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन। ये बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन यह क्या होता है? सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण क्या करता है? सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है ना। देखिए इधर मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुना करिए। तो और प्रकाश संश्लेषण को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है। ये क्या करता है? प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, मतलब प्रकाशीय ऊर्जा को तो आपको समझ में आ गया होगा। प्रकाश संश्लेषण सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। लेकिन प्रकाश संश्लेषण होता क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? मतलब प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने की क्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये फोटोसिंथेसिस कहलाता है। आपने देखा होगा पौधे हरे रंग के होते हैं। ठीक है, होते हैं कि नहीं? जैसे पत्ती, आपने देखी होगी पत्ती के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से वो जल लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। बनाते क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, और बाहर क्या निकालते हैं? ऑक्सीजन, O2। ठीक है ना। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने की क्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? माइक्रोस्कोप। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जेड जॉनसन ने किया था। किसने किया था? जेड जॉनसन ने किया था, जेड जॉनसन ने। ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना। तो माइक्रोस्कोप का आविष्कार जेड जॉनसन ने किया था। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देखकर जान सकता है? ठीक है। तो किसको देख कर जान सकता है? लेंसों की लंबाई और आकार को देखकर जान सकता है। ठीक है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देखकर जान सकता है? लेंस की लंबाई और आकार को देखकर जान सकता है। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या करता है? लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? लैम्बर्ट नियम प्रदीप्ति से संबंधित है। ठीक है। ऐसा क्यों? लैम्बर्ट का कॉज्या नियम, कौन सा नियम? कॉज्या, एक मिनट। लैम्बर्ट का कॉज्या नियम प्रकाश की प्रदीप्ति से संबंधित है। और मैंने क्या बोला? लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? प्रदीप्ति से। और लैम्बर्ट का कॉज्या नियम जो है प्रकाश की प्रदीप्ति से संबंधित है। ठीक है ना। अब इसका एक आपने ऐसा डेफिनेशन भी पढ़ी होगी आपने, मैं बता देता हूं कि प्रकाशिकी में लैम्बर्ट के कॉज्या नियम के अनुसार किसी लैम्बर्टी तल से विकिरित ऊर्जा की तीव्रता का
प्रेक्षित मान उस तल के लंबवत रेखा तथा प्रेक्षक की दृष्टि रेखा के बीच के कोण के कौजिया के समानुपाती होता है। ये भी एक डेरिवेशन है इसका, तो इसका भी फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, जब पूरा बेसिक बताऊंगा। इसका पूरा डेरिवेशन भी है लैम्बर्ट का, वो मैं बताऊंगा। लेकिन अभी आप ये याद रखिए कि लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? प्रदीप्ति से संबंधित है। अच्छा, आगे क्वेश्चन बात करते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8.3 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का? 8.3 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी होती है मैं आपको बताता हूं। जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ, और ये हमारा सन है, ठीक है ना? एक मिनट, ये अर्थ है और ये मेरा सन है, सूरज, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी 147 से 152 मिलियन किलोमीटर, के मध्य लगभग, ठीक है ना? और प्रकाश की चाल यहां पे कितनी है? 299,792,458 किलोमीटर पर सेकेंड, इतनी तो चाल है। तथा सूर्य की त्रिज्या की बात करें, जो रेडियस होती है इसकी, जो सूर्य की त्रिज्या होती है, रेडियस, वो कितनी है? 696,000 किलोमीटर, याद रखिएगा, ठीक है। इतने किलोमीटर की त्रिज्या है होने कारण प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में मतलब इसकी जो मैं बता दूं, 8.3 मिनट का समय लगता है। 8.3 मिनट का समय लगता है, ठीक है ना? हमारा ये आंसर होगा कितने मिनट का? 8.3 मिनट का। 8.3 मिनट का समय लगता है, ठीक है ना? तो आपको अर्थ और सूर्य के बीच की दूरी 147 से 152 किलोमीटर की है लगभग, और प्रकाश की यहाँ पे चाल ये है 299,792,458 मीटर पर सेकेंड, और जो सन की त्रिज्या देखी गई है लगभग, वो 696,000 किलोमीटर है, ठीक है ना? एक और बात बता दूं, 8.3 मिनट लगभग रखा गया है, लेकिन इसका जो टाइम है वो 8.14 से 8.42 मिनट है लगभग, के बीच के मध्य रखा गया है। ये अप्रॉक्स टाइम है, 8.3 मिनट करेक्ट टाइम नहीं है, इसके बीच में टाइम लगा है 8.14 से 8.42 मिनट लगा है, इसके बीच में है, ठीक है ना? तो 8.3 मिनट इसका आंसर दिया गया हमारी साइंस ने, ठीक है ना? अगले क्वेश्चन का बात करते हैं। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? लगभग वही बात हो गई, 8 मिनट में पहुंचता है। कितने मिनट में पहुंचता है? 8 मिनट में। हमारा आंसर क्या होगा? लगभग कितने मिनट में पहुंचता है? 8 मिनट में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। अच्छा, वर्णांता का दोष किस लेंस के, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? वर्णांता का दोष किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? ठीक है ना? देखो, अवतल लेंस भी नहीं होता है, उत्तल लेंस भी नहीं होता है, सिलेंडरिक भी लेंस नहीं होता है। देखो, वर्णांता का जो दोष होता है उसे कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। वर्णांता तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? कलर ब्लाइंडनेस, BLINDNESS। तो जो कलर ब्लाइंडनेस का दोष अनुवांशिक है, एक जब कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है तो इसमें जो जिसमें व्यक्ति को कुछ रंग ऐसे होते हैं, लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है,
और इसे किसी लेंस के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता है। कोई भी लेंस कलर ब्लाइंडनेस को किसी भी लेंस के द्वारा खत्म नहीं किया जा सकता है। तो ये याद रखना, क्योंकि व्यक्ति को होता क्या है, कुछ रंग ऐसे होते हैं जैसे लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है। तो इस रोग को, कलर ब्लाइंडनेस को जो दोष है, इस दोष को किसी भी लेंस के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन बात करते हैं डेल्टोनिज्म। थोड़ा लिख गया गलत, डेल्टोनिज्म है ये, डेल्टोनिज्म, जिसे कहते हैं प्रोटेनोपिया। डेल्टोनिज्म इसको कहते हैं प्रोटेनोपिया। एक प्रकार की ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस है, वरानता है। उसमें रोगी को कौन सा रंग नहीं देख पाता है? तो मैंने आपको दो रंग बताए, ठीक है, अधिकतर लाल और हरे रंग बताए, लेकिन कौन से रंग को नहीं देख पाता? ना लाल को, ना हरे को, ना ही नीले को। अब तक सभी रंग हैं वैसे, ऑलमोस्ट लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता, तो नीला भी उसने दे दिया है, ठीक है ना। तो उपयुक्त सभी रंग दे देना इसमें। बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत, क्वेश्चन नंबर 51, बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है, ठीक है ना। ओजोन की परत हमारी मदद करती है। आपको पता है कि ओजोन परत जो होती है पृथ्वी की धरातल से 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, की ऊंचाई पर वायुमंडल के समताप मंडल में ओजोन गैस का एक पतला सा एक आवरण है। ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों का 93 से 99% मात्रा वो अवशोषित कर पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। आपने देखा होगा कि अभी ओजोन परत थी, भर गई, ठीक है ना, क्योंकि अभी उसमें एक ओजोन लेयर जो होती है उसमें एक छेद हो गया था। वो क्यों हो गया था? हल्का सा, इस वजह से हो गया कि जितनी हमारी मोटरसाइकिल वाहन चलते हैं, ठीक है, तो हमारी वायु प्रदूषित होती है। तो होता है क्या, धीमे धीमे होल करते जा रहे, तो काफ़ी होल हो गया था। बट हुआ क्या, अभी लॉकडाउन में कोविड-19 की वजह से सारे वाहन बंद कर दिए गए थे, तो वो ओजोन लेयर थी वो हमारी भर चुकी है। तो आपको पता होगा जो ओजोन परत होती है पृथ्वी की धरातल से 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल के समताप मंडल में ओजोन गैस का एक छोटा सा आवरण है। ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों का 93 से 99% मात्रा अवशोषित कर पृथ्वी की जीवन की रक्षा करती है। भाई सूर्य से भी बेकार किरणें निकलती हैं, तो वो क्या करती है, 93 से 99% जो उनको अवशोषित कर लेती हैं, और जिससे हमारी पृथ्वी की हेल्प होती है, पृथ्वी हमारी सुरक्षित बनी रहती है, ठीक है। लेकिन हमारी ओजोन परत जो होती है, ओजोन परत जो गैस जैसी गैस है, तमाम तरह की हैं, एंड साइंस वगैरह वो जो है हमारे करते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं, तो होता है क्या है कि जैसे गैसें निकलती हैं, हमारे जो वाहन चलते हैं, तो हमारी वायु प्रदूषित हो जाती है। एक तो सूर्य की जो बेकार किरणें निकलती हैं, कुछ किरणें ऐसी होती हैं तो उनको अवशोषित कर उनको नष्ट कर देती है। लेकिन जो हमारे बाइकों से, जो साइलेंसर से जो निकलती हैं गैसें, जो वायु प्रदूषित कर देती हैं, उससे हमारी ओजोन परत पर फर्क पड़ता है, मतलब वो काफ़ी, एंड उसको दिक्कत होती है वहाँ पे, मतलब वो धीमे धीमे क्या करते, पतली होती जाती, पतली होती जाती। अभी आपको बताओ एक दो, एंड अभी होल हो गया था, तो अब जैसे वाहन सब बंद हो गए, तो लॉकडाउन पे जैसे भी कोविड-19 लग गया था, तो उससे क्या हुआ, अब ओजोन परत भर चुकी है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? अभी आपको बताया था, परावैंगनी विकिरण। कौन सी विकिरण से? परावैंगनी विकिरण से। ये हमारा आंसर होगा बी, परावैंगनी विकिरण से। अच्छा, अगले क्वेश्चन बात करते हैं, सूर्य के विकिरण का परावैंगनी प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी की वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता? अभी बताया था आपको, ओजोन। किसकी वजह से? ओजोन की परत के कारण, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया को निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हुए ठीक किया जा सकता है?
वो होता है अवतल लेंस। भाई आपने देखा होगा निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु हमें साफ नहीं दिखाई दे तो उसे हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष कहते हैं, और इसको ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। आपको बता दूं, दाऊ के नाम से याद रखो, दाऊ भैया जो थे कृष्ण के भाई, दाऊ से दूरदर्शी, दूर की वस्तु को, ऊ से उत्तल, मतलब दूर की वस्तु को देखने के लिए उत्तल लेंस। अब आप समझ गए होंगे, तो पास की वस्तु को देखने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या बताया, निकट दृष्टि दोष को खत्म करने के लिए किसका उपयोग ठीक किया जाता है, मतलब किसका उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस का। अच्छा आगे क्वेश्चन ध्यान देते हैं। दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकटतम बिंदु कितना होना चाहिए। भाई एक ये 25 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए, मिनिमम 25 सेंटीमीटर। ठीक है, कम से कम कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर, मतलब 25 सेंटीमीटर ज़्यादा हो या 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी पूछा जा चुका, ध्यान रखिएगा। अच्छा अगला क्वेश्चन बात करते हैं, शब्द इंसोलेशन का क्या अर्थ है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शब्द इंसोलेशन का क्या अर्थ है। तो शब्द इंसोलेशन का अर्थ है आने वाली सौर विकिरण, आने वाली सौर विकिरण। ठीक है, इसे शब्द इंसोलेशन, और इंसोलेशन का मतलब होता है आतपन, और आतपन इंसोलेशन का जो मात्रक होता है, इंसोलेशन का आतपन का जो मात्रक होता है मेगा जूल प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, प्रति एक मिनट इसका जो मात्रक होता है, सॉरी, आतपन का मात्रक होता है, वो होता है जूल प्रति वर्ग मीटर, सॉरी, मेगा जूल प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, ये होता है मेगा जूल प्रति वर्ग मीटर, या फिर इसको हम ऐसे भी कह देते हैं जूल प्रति मिलीमीटर प्रति वर्ग मिलीमीटर। ठीक है ना, तो मेगा जूल प्रति वर्ग मीटर, या ठीक है ना, जूल प्रति वर्ग मीटर, या तो आपतन का मात्रक क्या होता है, मेगा जूल प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, तो शब्द इंसोलेशन आपतन का अर्थ क्या होता है, मैंने बताया आने वाली सौर विकिरण, आने वाली सौर विकिरण, ये हमारा आंसर है। भाई डेफिनेशन ही बन जाती है यहां से कि सतह क्षेत्र पर प्राप्त सौर विकिरण ऊर्जा की कुल राशि को आपतन कहते हैं। क्या बताया मैंने, सतह क्षेत्र पर प्राप्त सौर विकिरण ऊर्जा की कुल राशि को आपतन कहते हैं। अच्छा अगले क्वेश्चन बात करते हैं, जूम लेंस। जूम लेंस क्या होता है। देखो जूम लेंस होता क्या है, मैं आपको बताऊं। जूम लेंस एक परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस है, जो नियत फोकस दूरी वाले लेंस के विपरीत जूम लेंस एक यांत्रिक संयोजन है, जिसका उपयोग आवश्यकता फोकस दूरी का प्रयोग करके देखने में किया जाता है। ठीक है ना, तो क्या परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है, इसका आंसर क्या होगा, यह एक परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है। डायोप्टर किसकी इकाई है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। डायोप्टर एक लेंस की इकाई है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। डायोप्टर किसकी इकाई है, लेंस की क्षमता की इकाई है, और आपको पता है कि उसकी क्षमता P बराबर 1/f डायोप्टर होता है। क्या होता है, 1/f डायोप्टर, और f क्या चीज है, फोकस दूरी, f मीटर में है। ठीक है, तो 1/f डायोप्टर होता है, और डायोप्टर लेंस की क्षमता का
डायोप्टर लेंस की क्षमता का एक ऐसा ही मात्रक है। ये किसकी, कौन सा मात्रक है? डायोप्टर ऐसा ही मात्रक है। और यह लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, उसको लेंस को क्षमता कहते हैं। पी क्या है? लेंस की क्षमता है। एफ क्या है? फोकस दूरी है जो मीटर में होती है, मतलब 1/f डायोप्टर। डायोप्टर क्या है? ऐसा ही मात्रक है लेंस, ठीक है ना, की क्षमता का। अच्छा, अगले क्वेश्चन बात करते हैं। नीले कांच की प्लेट धूप में नीली दिखाई देती है। अरे नीले कांच की प्लेट धूप में नीली दिखाई देती है, ऐसा क्यों? क्योंकि यह नीला रंग संक्रमित करती है। कौन सा रंग? यह नीला रंग संक्रमित करती है। संक्रमित बोले तो ट्रांसमिट, और बचे हुए रंगों को अवशोषित कर लेती है, ठीक है ना। अच्छा, अगले क्वेश्चन बात करते हैं। वह प्रकाशीय उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से दोनों आंखों से एक साथ दूरवर्ती वस्तुओं का अवर्धित रूप दिखाई देता है? ठीक है, वो क्या है? दूरबीन है। अभी बताया दूरबीन के बारे में, मतलब दूरबीन की सहायता से हम अपनी दोनों आंखों से दूर की वस्तुओं को देख। दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छे होते हैं, क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वे मंदाकिनियों गैलियों पता लगाते हैं जो प्रकाश दूरबीन नहीं कर सकते, ये भी बात सही है। वे मेघाच्छादित परिस्थितियों में भी काम कर सकते हैं, ये भी बात सही है। वे दिन और रात के दौरान काम कर सकते हैं, ये भी सही है। तो मतलब सारी कंडीशन हमारी ठीक है, तो आंसर क्या होगा? उपयुक्त, सही, सारी कंडीशन ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, अगले क्वेश्चन बात करते हैं। प्रकाश कणपुंज जो अत्यंत दिशिक हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं लेसर। उसे क्या कहते हैं हम? लेसर। लेसर प्रकाश कणपुंज अत्यंत दिशिक तथा सुसंगत होती है, ठीक है ना। प्रकाश कणपुंज अत्यंत दिशिक तथा सुसंगत होती है, ये ध्यान रखना, लेसर बोलते हैं उसको। प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? ठीक है ना, तो कांच से जल में गुजरना पड़ता है। किस में से गुजरना पड़ता है? कांच से जल में। देखिए इधर, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन हेतु कांच से जल के लिए गुजरना होगा, क्योंकि कांच का अपवर्तनांक, भाई कांच का अपवर्तनांक जल से अधिक होता है, ठीक है ना। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक यही है कि प्रकाश की किरण अधिक परावर्तनांक के माध्यम से कम परावर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करे। प्रकाश की किरण का एक रूल है ये कि अधिक अपवर्तनांक के माध्यम से कम अपवर्तनांक के माध्यम में जाती है, ठीक है ना। तो प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कांच से जल में, कांच से जल, क्योंकि कांच का अपवर्तनांक जल के अपवर्तनांक से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? क्या कारण है? ठीक है ना, तो तारों के टिमटिमाने का कारण है क्या? वायुमंडलीय अपवर्तन, यही कारण है। क्योंकि आपको पता होगा कि तारों का प्रकाश विभिन्न वायुमंडलीय परतों से अपवर्तन के पश्चात हम तक पहुंचता है, जिसके कारण रात में तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। किसके कारण? मतलब वायुमंडलीय परतों से अपवर्तन के पश्चात हम पर पहुंचता है, इस वजह से हमें तारों जो है वायुमंडलीय परावर्तन के कारण ऐसा होता है, इसी वजह से तारे हमें टिमटिमाते और चमकते हुए दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अधिकतम जैविक क्षति किससे होती है? अधिकतम जैविक क्षति किससे होती है? तो वो होती है गामा किरणों से। कौन सी किरणों से? गामा किरणों से। देखो, अधिकतम जैविक क्षति गामा किरणों से होती है, क्योंकि आवृत्ति के सबसे ज्यादा होने के कारण इसकी ऊर्जा समस्त विकिरण में सबसे ज्यादा है, और गामा किरणें शरीर में उत्परिवर्तन मतलब म्यूटेशन करते हुए कैंसर एवं ट्यूमर जैसे रोगों को जन्म देती हैं, परंतु इसका प्रयोग करते हुए स्वयं कैंसर की चिकित्सा की जाती है और फसल के सुधार के अपवर्ती बीजों का भी निर्माण किया जाता है। अगर जैसे कभी तुमसे क्वेश्चन पूछ ले इस तरह का भी
ये कह दे कि अल्फा बीटा गामा की वेदन शक्तियां अवरोही क्रम में लगाओ, वेदन शक्तियां अवरोही क्रम में। तो पहले अल्फा, सॉरी मैंने क्वेश्चन समझ में आ गया कि अल्फा और ये बीटा और ये गामा, अरे यार गामा, ठीक है, ये गामा का साइन होता है, अल्फा बीटा गामा। अब आपसे ये कह दे कि इसकी जो वेदन शक्तियां अवरोही क्रम में लगा। अवरोही क्रम कौन सा होता है? घटता हुआ क्रम। तो पहले आप क्या लगाएंगे? पहले होगा फर्स्ट इज गामा, अवरोही क्रम में सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा ये होगा और थर्ड पर ये होगा, मतलब गामा बीटा और अल्फा, ये अवरोही क्रम हो गया, ठीक है ना। गामा किरणों की वेदन क्षमता अधिक होती है, गामा किरणों की वेदन क्षमता अधिक होती है। तो अवरोही क्रम जानते हैं, घटता हुआ क्रम, पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, तो इसकी वेदन क्षमता अधिक होती है और आयनन क्षमता न्यूनतम होती है, आयनन क्षमता न्यूनतम होती है। और बीटा किरणों की वेदन क्षमता अल्फा किरणों से अधिक होती है, बीटा किरणों की वेदन क्षमता अल्फा किरणों से अधिक होती है। ये तो समझ में आ गई होगी। तो घटता हुआ क्रम होता है अवरोही क्रम, पहले गामा फिर बीटा फिर अल्फा। आयनन क्षमता न्यूनतम होती है गामा की और वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इतने क्वेश्चन से आपको मतलब एक दो क्वेश्चन मिल सकता है मे बी, लेकिन हर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए और सुनिए उसको कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। और मेरी कोशिश ये है जुलाई से हम लाइव आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा हम चलते हैं, ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। लेकिन एक मिनट सुनिए प्लीज़ प्लीज़, आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक और इसको शेयर करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट भी दें। आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं। अच्छा ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।